नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। डे नंबर 18 सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम, जो डेली क्विज सॉल्व करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की, ठीक है, स्लॉट नंबर 2 के अंदर। और आपको पता ही है कि स्लॉट नंबर 1 दिन में 2 बजे होती है, आप उसको भी अटेम्प्ट किया करिए, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, ठीक है। तो 3 सही है, कोई गलत होगा। तो ऑटम ठीक लिखा है, डेस्परेट भी ठीक लिखा है, ट्रैफिक भी ठीक है, रेसिप्ट जो है ये गलत है ना। ये कुछ इस तरीके से होता है, जैसे किसी चीज़ की रसीट होती है ना, रसीद, तो ई पहले होता है, आई बाद में होता है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है दिस इज इनकरेक्ट। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे एक ईडियम है, सॉरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। तो इसको इसके लिए एक जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो कौन सा होगा इसमें? सेंटीपीड होगा, सर्कमलोक्यूशन होगा, कोएर्जियन होगा या फिर कॉन्सेंट्रिक होगा। तो हमारा जो करेक्ट वर्ड है वो है सर्कमलोक्यूशन, ठीक। इसका अर्थ जो होता है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करके किसी चीज़ को बताना है ना, जैसे वर्बोस इसका एक सिनोनिम होता है, तो वही होता है राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग। अगला प्रश्न है कि एक ईडियम है, इसका आपको मीनिंग बताना है। तो हमारा जो ईडियम है क्या है कि नॉट टू मिन्स मैटर्स, है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा है नॉट टू मिन्स मैटर्स। तो इसका मतलब होता है जो इसमें दिए गए ऑप्शंस में करेक्ट होगा टू स्पीक पोलाइटली, है ना। और जैसे ये पोलाइटली वर्ड थोड़ा दिए हुए ऑप्शंस में कम सूट करा, बट जैसे इसको एग्जैक्टली अगर हम देखें तो ये होता है कि टू स्पीक वेरी फ्रैंकली, है ना, कि जो जैसा कि जो मन में है आप वो बोल दो, चाहे उससे किसी को बुरा ही लग जाए, तो लगभग वो मीनिंग होता है। तो ऑप्शन हमारा इस हिसाब से ऑप्शन डी जो होगा दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे एक वर्ड है ऑप्रोबियम, है ना, इसका आपको ऑपोजिट बताना है, मतलब एंटोनिम बताना है। तो ऑप्रोबियम का मतलब होता है अपमान, ठीक है, किसी का अपमान, जैसे मान लीजिए हो गया, तो उसका जब ऑपोजिट होगा तो ये एडुलेशन जो होता है, ये इसका मतलब होता है कि किसी की मान लीजिए ऐसे खुशामद करना, है ना, या उसको मतलब ऐसे हैप्पी फील कराना, अच्छी अच्छी बातें करना, तो एडुलेशन होगा ऑप्रोबियम का ऑपोजिट। अगला प्रश्न है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड आपको यहाँ पे फिर बताना है। तो इसमें देखिए गलत क्या है, फ्रिल ठीक है, लेक्सिकन भी ठीक है, डिलेमा भी ठीक है, इंसॉल्वेंसी गलत लिखा है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी, है ना, ई होता है, यहाँ पे ए लिखा था तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालियापन, है ना। अब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में आपको एक वर्ड फिल करना है। तो जैसे क्या है कि ब्लैंक स्पेस, द रेन स्टॉप्ड, द कॉन्सर्ट हैड टू बी सस्पेंडेड, मतलब जब तक बरसात रुक नहीं गई तो जो हमारा कॉन्सर्ट हो रहा था उसको सस्पेंड करके रखना पड़ा, मतलब रोक के रखना पड़ा। तो अंटिल द रेन स्टॉप्स, है ना, मतलब जब तक बरसात रुक नहीं गई, तो यहाँ पे अंटिल का यूज़ करेंगे, ऑप्शन ए। यहाँ पे फिर ईडियम है कि चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड ईडियम का मतलब क्या होता है? तो चिकन हार्टेड होते हैं जो लोग कावर्ड होते हैं, है ना, कायर होते हैं, उनको चिकन हार्टेड बोलते हैं। 8 नंबर प्रश्न में है कि यहाँ पे भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि वन हु इज़ न्यू टू अ प्रोफेशन, है ना। तो जैसे कि कोई किसी काम के लिए मान लीजिए आपकी नौकरी लगी, तो आप क्या हुए, नौसिखिया होंगे, है ना, नौसिखिया, तो उसको बोलते हैं टायरो, ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट। फिर यहाँ पे है एक कोटेड पार्ट है सेंटेंस में हमारा, देखिए यहाँ पे हैड बीन रनिंग, ठीक है। तो सेंटेंस हम देख लेते हैं, इसको इम्प्रूव करना है और कोई इंप्रूवमेंट नहीं है तो ऑप्शन डी चूज करेंगे हम। तो देखिए सेंटेंस है कि ही जम्प्ड ऑफ द ट्रेन वाइल इट हैड बीन रनिंग, ठीक है। तो अब वो ट्रेन से कूद गया जब ट्रेन क्या हो रही थी, चल रही थी, है ना। तो इसके लिए यूज़ करेंगे वॉज रनिंग, ऑप्शन सी जो है कि ही जम्प्ड ऑफ द ट्रेन वाइल इट वॉज रनिंग। तो ये हमारा सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर प्रीपोजिशन आपको फिल करना है, क्या है, करप्शन इज अ स्टैंडिंग हिंड्रेंस ब्लैंक स्पेस द नेशंस डेवलपमेंट। तो भ्रष्टाचार जो है वो किसी राष्ट्र के विकास के लिए बाधक है। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम इंग्लिश में टू, है ना, हिंड्रेंस टू होता है, ऑप्शन सी। करप्शन इज द स्टैंडिंग हिंड्रेंस टू नेशंस डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या है कि इसका आपको मीनिंग बताना है, हुड विंक, ठीक है। तो इसका डी फ्रॉड होगा, इलिसिट, सीक्रेट या फिर स्टेयर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है डी फ्रॉड, ठीक है। हुडविंग का मतलब होता है किसी के साथ छलावा करना, बेसिकली छलावा ही होता है, ठीक है। तो डी फ्रॉड का मतलब भी छलावा करना है ना, किसी की आंखों में धूल झोंकना, इस तरीके का शब्द। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो गया।
अगला है कि यहाँ पे आपको वन वर्ड बताना है सब्स्टिट्यूशन। तो हमारा क्या दिया हुआ सेंटेंस कि वन हु इज डिटरमिन्ड टू टेक फुल रिवेंज ऑफ रॉन्ग्स डन टू हिम, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके साथ किए गए गलत कामों का बदला लेने के लिए एकदम आतुर है, तत्पर है ना, तो उसको बोलते हैं इसके हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा विंडिक्टिव। ऑप्शन डी जो है विंडिक्टिव का मतलब भी होता है कि कोई जो प्रतिशोध है ना, प्रतिशोधी जो होता है जैसे हिंदी में वर्ड, तो वही होता है कि वन हु इज डिटरमिन्ड टू टेक फुल रिवेंज ऑफ रॉन्ग्स डन टू हिम, ऑप्शन डी। अब देखिए यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पे लिखा है इक्विटेबल, ठीक है, तो ये पहला तो गलत है। इक्विटेबल को हम कैसे लिखते हैं, EQUIT है ना, ABLE, ठीक है, यहाँ पे BAL लिखा है, तो इक्विटेबल इस तरीके से लिखते हैं। इक्विटेबल का मतलब है कि जैसे न्याय संगत होता है जो है ना, उसको इक्विटेबल बोलते हैं। फिर है हिपोक्रेसी, तो हिपोक्रेसी भी गलत लिखा है, इसको लिखते हैं HYPOCRISY, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो हिपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंड, है ना, वही होती है जो बेसिकली पॉलिटिकल टर्म्स में यूज होता है हिपोक्रेसी। फिर है इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल में क्या, यहाँ पे देखिए IRRE है ना, VERSIBLE, ठीक है, इरिवर्सिबल मतलब अपरिवर्तनीय, ठीक है, तो इसको इस हिसाब से लिखते हैं। बाकी जो ये लिखा है ना लोकेशियस है ना, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। और लोकेशियस का मतलब होता है जो मतलब कि काफ़ी बातूनी टाइप का व्यक्ति होता है ना, बात करना जिसको बहुत पसंद है, वाचाल जो होता है उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो डी है करेक्टली स्पेल्ड है, बाकी तीन हमने आपको बता दिए। अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि ब्लैंक स्पेस में आपको फिल करना है। तो सेंटेंस हमारा है कि सिड एज वेल एज हिज फ्रेंड्स ऑलवेज ब्लैंक स्पेस द परमिशन ऑफ हिज मदर बिफोर गोइंग फॉर अ रग्बी मैच, है ना, रग्बी का जो एक मैच होता है, एक खेल होता है, उसके मैच को जाने के लिए। तो अब इसमें क्या है कि सिड एज वेल एज हिज फ्रेंड्स ऑलवेज, तो हमेशा वो क्या करते हैं, परमिशन लेते हैं। तो परमिशन के लिए होता है सीक, है ना, किसी चीज़ की इजाज़त लेने के लिए सीक वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस है तो इस सब सीक्स यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन हमारा जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ फिल करेंगे कि दे ऑलवेज सीक्स द परमिशन ऑफ हिज मदर बिफोर गोइंग फॉर अ रग्बी मैच, ऑप्शन सी। 15 में क्या है कि अब यहाँ पे आपको बॉइस्टरस का मीनिंग बताना है। तो बॉइस्टरस का मतलब होता है नॉइजी, है ना, काफ़ी शोर जहाँ पे हो रहा है, शोर वाली चीज़। तो उसका जो यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट मीनिंग होगा इन दिए हुए ऑप्शंस में, ये हो जाएगा ऑप्शन ए जो है, दिस विल बी करेक्ट, क्लैमरस। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है हिंदी का शब्द, क्वेश्चन है क्या है, मानव, एक सेंटेंस है, मानव मात्र को गीता के, अब देखिए यहाँ पे कोटेड पार्ट में लिखा है महात्म्य, है ना, से परिचित होना अनिवार्य है। यहाँ तक हमारा सेंटेंस है और फिर पूछ रहे हैं कि रेखांकित शब्द को शुद्ध करें, मतलब कि ये जो है ये अशुद्ध है। तो ये इसका जो शुद्ध रूप होगा महात्म्य, है ना, आधा त और आधा म होता है, इसका मतलब होता है इंग्लिश में जैसे ग्रेटनेस। तो वही यहाँ पे कहाँ लिखा है ये, ऑप्शन बी में। तो मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, मतलब कि जो गीता एक ग्रंथ है हमारा, तो उस मानव को उसके ग्रेटनेस से परिचित होना कंपलसरी है, अनिवार्य है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक लोकोक्ति है, इसका अर्थ बताना है। तो लोकोक्ति है आँख न दीदा काढ़े कसीदा, तो इसका जो अर्थ होगा इन दिए हुए ऑप्शंस में, ऑप्शन डी है, योग्यता न रहने पर भी काम करने की शेखी भरना, है ना, मतलब कि आपको कुछ आता नहीं है लेकिन आप हाँ हाँ करते हो, हाँ नहीं नहीं ये मुझे आता है, तो वो ऑप्शन डी हो गया इसके हिसाब से। अगला है कि संहार का संधि विच्छेद जो सही है वो क्या है। तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे संहार का, तो इसको ऐसे लिखते हैं सम प्लस हार, ठीक। तो ये हमारा दिया है ऑप्शन डी में, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समानार्थी जोड़े का चयन करना है। तो देखिए पार्वती माहेश्वरी, ठीक, तो अब पहले तो यही सही है ना, ये दोनों समानार्थी हैं। फिर भी और देखते हैं, व्यावहारिक का अव्यावहारिक मतलब ये इसका विलोम है, शेर का शेरनी ये भी विलोम, लड़का लड़के, तो ये एक वचन और बहुवचन का पेयर है, ठीक। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये समानार्थी का पेयर हो गया। अब इसमें स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपको। तो जैसे पहले भी हमने बताया है कि पुल्लिंग शब्द होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, छाछ शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है, ठीक, जैसे कि छाछ पी जाती है ना, पिया नहीं जाता है। तो शुद्ध हिंदी में फिलहाल छाछ जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी का जो तिल, काढ़ा और टेसू ये सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या है रीजनिंग का प्रश्न कि जिस प्रकार कैलेंडर को डेट लिखा गया, मतलब कि कैलेंडर में डेट्स होती हैं, ठीक, तो इंडेक्स के अंदर क्या होता है, जैसे कोई बुक होती है उसका एक इंडेक्स होता है। तो इंडेक्स में दिया हुआ था कंटेंट्स, है ना, उस बुक के क्या कंटेंट है ना, चैप्टर वाइज जो डिटेल है या कुछ ऐसे नॉवेल है वो सब चीज़ें लिखी होती है इंडेक्स में। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट।
अब देखिए यहाँ पे एक मैथ का प्रश्न है कि देखिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि मोहित बाइज एन ओल्ड बाइसाइकिल फॉर ₹2700, ठीक। तो जैसे 2700 में उसने एक साइकिल खरीदी एंड स्पेंड्स ₹500 ऑन इट्स रिपेयर, तो 500 रुपया उसकी रिपेयर में लगा दिया, तो टोटल हो गया 3200 की साइकिल उसने उसके पास एज ऑफ नाउ है। अब है कि इफ़ ही सेल्स द बाइसाइकिल फॉर ₹3520 देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, है ना, आपसे उसको लाभ का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो देखिए 3520 में बेचा, 3200 उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस है अभी तक की, है ना, 500 रुपये खर्च करने के बाद, तो 320 का उसको फ़ायदा हो रहा है कुल मिला के। तो अब देखिए 320 का फ़ायदा उसको हो रहा है 3200 पे, ठीक। परसेंटेज के लिए 100 करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 10% आ जाएगा, है ना। तो 10% का फ़ायदा उसको हो रहा है साइकिल बेचने पे, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसमें ऑड पेयर चूज करना है आपको, ठीक। तो देखिए क्या है, ऑप्शन ए जैसे दिया है कि क्विक फास्ट, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, दोनों सिनोनिम है। आलसी धीमा, ये भी ठीक है। फिर है ये क्रेडिबल और डिसेप्टिव, मतलब विश्वसनीय और भ्रामक, है ना, तो ये थोड़ा ऑड लग रहा है। कुल मिला के ये ऑपोजिट हो गया। और थका हुआ और उबाऊ, है ना, एग्जॉस्ट और टायर्ड लगभग एक जैसे सिनोनिम है, तो हमारा ऑप्शन सी जो होगा ये ऑड हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे ऑड चूज करना है आपको इस प्रश्न में फिर से। तो अब देखिए क्या है, सी और डी है, ठीक। फिर है पी आर, फिर एस टी और डब्ल्यू एक्स। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या है कि जैसे कि इमीडिएटली फॉलो हो रहा है, सी के बाद डी आता है, एस के बाद टी आता है, फिर डब्ल्यू के बाद एक्स आ जाता है, पर पी के बाद क्या आता है, क्यू, है ना, फिर आर, फिर एस ऐसे आता है। तो लेकिन यहाँ पे पी के बाद डायरेक्ट आर आ गया है, तो ये हमारा जो बी वाला है ये ऑड हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक मैथ का प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए कह रहा है कि इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 30% आर गिवन देन व्हाट इज द नेट डिस्काउंट। तो जैसे पहले भी हमने बताया आपको कि मान लीजिए 100 रुपए की आपकी वस्तु है, तो पहला डिस्काउंट आपको मिला 20% का, तो 100 का 20% 20 होता है, तो 80 बच गया आपके पास। अब 80 पे आपको डिस्काउंट मिला 30% का, तो 30% 80 का कितना होगा, 10% हो गया 8, तो 30% हो गया 8 इंटू 3 24 हो जाएगा, ठीक। तो पहला डिस्काउंट 20 रुपए का, दूसरा 24 रुपए का, टोटल 44 का हो गया। तो ये कहाँ है, ऑप्शन बी में 44 का डिस्काउंट आपको मिल गया। अब देखिए यहाँ पे है कि इन विच ईयर महात्मा गांधी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जैसे कि कांग्रेस के सेशंस होते थे, तो महात्मा गांधी एक ही बार प्रेसिडेंट बने, हरिपुरा ये देखिए कहाँ गया, ऑप्शन बी जो है, सॉरी हरिपुरा मैंने बोल दिया, ये बेलगाम सेशन जो था 1924 में, ये उसके अध्यक्ष बने थे, तो ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इन विच कंट्री डज द डेन्यूब रिवर ओरिजिनेट, है ना, तो डेन्यूब रिवर के बारे में बात हो रही है, तो ये आपका जो ओरिजिनेट होती है जर्मनी से होती है, ठीक, ऑप्शन बी जो है। और इसके बारे में आपको बताएं कि ये मतलब जो यूरोपियन यूनियन है हमारा, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, वहाँ की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, और पहली जो लार्जेस्ट है वो आपको पता होगा कि वोल्गा रिवर है, ठीक। और जो डेन्यूब रिवर है ये ब्लैक फॉरेस्ट रीजन जो है यूरोप का, वहाँ से, जर्मनी का मतलब, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक। और उसके बाद लगभग 10 देशों से होते हुए जो ब्लैक सी है ना, उसमें जाके एंड हो जाती है, तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कॉन्ट्रीब्यूट्स द मैक्सिमम टू द फिनोमिनन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये आपने पढ़ा ही होगा, तो भूमंडलीय तापन मतलब ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है दिए हुए गैसेज में, सबसे ज़्यादा है CO2 का, है ना, ऑप्शन डी। अब यहाँ पे है कि भारत में किसी राज्य का राज्यपाल मतलब गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक। तो जैसे जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनके कुछ कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए इतना, राष्ट्रपति के लिए इतना, तो उसी हिसाब से जो आपका गवर्नर होते हैं उनके लिए जो आयु की सीमा है मिनिमम वो 35 ईयर्स के होने चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और कंडीशंस होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको आप एक बार पढ़ के देख लें, एग्जाम में कभी कभी इस तरीके की चीज़ें पूछते हैं। अब है अगला प्रश्न कि हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी, ठीक। तो USA में ये फॉर्म हुई थी, आपको पता होना चाहिए, सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर्स था उस टाइम पे, और सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल, ठीक है, ये दो लोग थे जो मतलब मेन फाउंडिंग मेंबर्स थे इस पार्टी के 1913 में, है ना, 1913 में ये वहाँ पे फॉर्म हुई थी गदर पार्टी, ठीक। और बाद में ये काफ़ी फेमस हुई जब युगांतर आश्रम करके एक जर्नल वहाँ से पब्लिश किया गया सैन फ्रांसिस्को से, तो ये आपने देखा। तो सोहन सिंह भाकना जो थे ये संस्थापक थे और ये प्रेसिडेंट भी थे पहले वहाँ के गदर पार्टी के। अगला है कि व्हाट वाज द मेन मोटिव ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो जो हमारे 5 ईयर प्लान्स आते थे तो सब 5 ईयर प्लान्स के कुछ थीम्स होते थे और कुछ टारगेट्स होते थे। तो हमारा जो थर्ड वाला 5 ईयर प्लान था उसका जो एम्फेसिस था वो कृषि पे था, ठीक है,
कि जो मेन मतलब जो थीम है वो कृषि पे स्ट्रेस किया गया, और जो प्रोडक्शन ऑफ वीट था ये इन मतलब दोनों चीज़ें इसका मेन उद्देश्य था। और चूंकि उस टाइम पे चाइना वॉर हो गया था, इंडिया चाइना वॉर, तो जो इस 5 ईयर प्लान के लिए एक एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट थी 5.6 की, वो अचीव नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो थीम जो हमारा है वो कृषि था इसके लिए, ऑप्शन बी। अब है कि विच सिख गुरु इनिशिएटेड खालसा, तो जो आखिरी 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, है ना, इन्होंने खालसा जो है इसका शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है कि अ डिफरेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स एट इक्वेटर इज नियर बाई इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी किलोमीटर्स, है ना, ब्लैंक स्पेस में भरना है। तो यहाँ पे देखिए 100 किलोमीटर है, 111, 117 या फिर 131। तो सही आंसर जो इसका है ऑप्शन बी हमारा जो है 111 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस होती है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे ये अर्थ है, ठीक, तो अब इसका जो ये सरकमफ्रेंस है ये यहाँ पे 40,075 किलोमीटर के आसपास का होता है। ठीक, तो इसको अब चूंकि जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं ऐसे, है ना, तो ये पूरा 360 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक, तो अब 40,075 को 360 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 111.32 किलोमीटर के आसपास निकल के आता है। तो फिलहाल जो रफली एक हम क्वेश्चंस में सही मानते हैं और इसको कैलकुलेट जब करते हैं, मान लीजिए कोई डिस्टेंस या कोई टाइम निकालते हैं, तो 111 किलोमीटर लेते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाता है। अब है कि पीएम कुसुम स्कीम्स ये जो है लॉन्च की गई थी, जो किसके अंडर फंक्शन करती है, मंत्रालय आपसे पूछ रहे हैं। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है ऑप्शन बी में, इसके अंतर्गत ये स्कीम फंक्शन करती है। और ये स्कीम जो लॉन्च की गई है तो इसका जैसे ये कुसुम जो है ना, यहाँ पे कुसुम जो लिखा है, तो कुसुम का फुल फॉर्म होता है कि किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है, तो ऐसे करके एक शॉर्ट फॉर्म में बनाया गया है। और बेसिकली इस स्कीम का जो उद्देश्य है वो सोलर पंप, है ना, जो ये किसानों के लिए सोलर पंप्स होते हैं जो सोलर से चलते हों, तो उनको इंस्टॉलेशन के लिए, और उसकी जो ग्रिड कनेक्शन है रिन्यूएबल पावर जो प्लांट्स हैं उससे कनेक्शन से संबंधित कुछ ऐसी स्कीम ये लॉन्च की गई है ना। तो ये हमारा न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के अंतर्गत फंक्शन करता है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो ये पार्ट 4A है, जो इसमें अमेंडमेंट करके इंसर्ट किया गया था, 42nd अमेंडमेंट जो था, है ना, 1976 का, उसमें इसको डाला गया था। और टोटल जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो 11 हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो है वो था CDC 6600। ठीक है, इसकी जो मतलब कह लीजिए इस्टेब्लिशमेंट हुआ ये 1964 के आसपास हुआ। ठीक है, तो CDC 6600 ऑप्शन ए जो है दिस इज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। अगला प्रश्न है कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 1897 में जो ये थे जे थॉमसन, ठीक है, इन्होंने ये अपना इलेक्ट्रॉन का खोज किया। ठीक है, ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इन द बायोस्फीयर, है ना, लिविंग बीइंग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, है ना, दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज ब्लैंक स्पेस क्या। तो ये होता है आपका, देखिए यहाँ एक नीचे ऑप्शन भी रह गया, एटमॉस्फेयर लिखा है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है इकोसिस्टम, परितंत्र, है ना। तो जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित हैं और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं। ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट, है ना। तो जैसे आप भी जानते हैं कि एक जैसे फूड साइकिल का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, तो जैसे जो हर्बीवोरस हैं, ठीक, उसके बाद कार्निवोरस हैं ऐसे, फिर उसके बाद ओमनीवोरस टाइप के लोग हैं। तो इस तरीके से सबकी पूरी एक साइकिल डिसाइडेड है और एक दूसरे पे सब डिपेंडेंट है ना, कि कौन किसको किस चीज़ में मदद करता है। तो डिटेल एक ये इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा आप पढ़ेंगे तो आप बेहतर इसको समझ लेंगे। और यहाँ पे चूंकि अब जैसे बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि इसको डिटेल बताएं, तो हमारे पास जैसे समय का एक टाइम बाउंड रहता है तो हम ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए यहाँ पे फिलहाल इकोसिस्टम जो है वो इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर, इस हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये सही आंसर है। ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखेंगे कि इसमें कह रहे हैं कि एसिटिक एसिड इज अनदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो एसिटिक एसिड हमारा होता है सिरका, ऑप्शन ए जो है। और सिरके के बारे में क्वेश्चन जैसे कई बार आपसे पूछते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या वीक होता है, तो ये वीक होता है ना, वीक एसिड होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए। अब है कि किस देश ने उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की परियोजना को मंजूरी दी है। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये, तो हमारा इसमें जो डेनमार्क है, ऑप्शन डी जो है, इन्होंने ये ऐसा कुछ प्रपोजल दिया है। तो जैसे ये यूरोप में इंग्लैंड है और उधर स्कॉटलैंड है, इसके बीच में यहाँ नॉर्थ सी पड़ता है, तो वहाँ पे ये एक आर्टिफिशियल ये बनाएंगे
आइलैंड, ठीक है, एनर्जी आइलैंड वर्ड का जो पहला है, तो डेनमार्क इसका करेक्ट आंसर है। 41 में है कि द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ मेडिसिन कैन बी फाउंड इन, तो जो सबसे पहले औषधियों के का उल्लेख मिलता है भारतीय इतिहास के अंदर, तो वो आपको मिलता है अथर्ववेद में, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संप्रदाय का यह मत था कि 19वें तीर्थंकर जो कि मल्लिका नाथ थे वो स्त्री थे, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए जो दो संप्रदाय हो गए थे, ये आपका श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक। तो इसमें से जो आपके ये श्वेतांबर्स थे, इनका ये मानना था कि 19वें जो तीर्थंकर मल्लिका नाथ जी थे वो एक स्त्री थे, ठीक है। तो जब ये आप श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो फिलहाल एग्जाम में अगर आपसे ये पूछते हैं तो आप इसका ऑप्शन जो है वो ए चूज करिए, श्वेतांबर। अगला है कि देखिए, ऑन हुज डेथ डिड द हिस्टोरियन बदायूनी, है ना, बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। तो हमारे ऑप्शंस जो हैं इल्तुतमिश है, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ऑप्शन डी जो है, इसके बारे में बदायूनी ने ये कमेंट किया था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। चूँकि मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल था काफ़ी ज़्यादा डिजास्टरस रहा, जैसे मंगोलों के कई बार आक्रमण हुए, ठीक। और इसकी जो खुद की उस टाइम की जनता थी उसने कई बार विद्रोह किया इसके खिलाफ ही। और फिर इसने दिल्ली से दौलताबाद जो कैपिटल शिफ्ट की थी, तो उसको लगा कि एक दौलताबाद काफ़ी सेंट्रल पॉइंट होगा, बट ये और ज़्यादा डिजास्टरस हुआ, बहुत ही गलत डिसीजन साबित हुआ उसका, है ना। तो कुछ इस तरीके की उसकी जो एक तरीके से कह लीजिए जो उसका शासनकाल रहा, तो उसी के संबंध में बदायूनी ने ये स्टेटमेंट उसकी मौत पर कहा। तो सही आंसर इस प्रश्न के लिए है 43 का ऑप्शन डी। 44 में है कि अतापू इज अ ब्लैंक स्पेस मेड इन होम्स ड्यूरिंग द ओणम फेस्टिवल, है ना। तो ओणम का जो त्यौहार होता है, तो उसके संबंध में पूछा जा रहा है कि घरों में बनाई गई क्या होती है ये अतापू। तो ये होता है रंगोली, है ना। तो जब ओणम का त्यौहार जैसे कि केरला में होता है, तो वहाँ पे जब ओणम होता है तो अतापू ऐसे घर के बाहर घरों में बनाई गई रंगोली होती है, ठीक। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। अब यहाँ पे क्या है कि 45th क्वेश्चन, इन ईयर 1918 एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट विच प्लेस। तो अब चूंकि ये प्रश्न इसलिए पूछा गया कि 1918 में 2 बार सेशन हुआ, ठीक। एक हुआ था अगस्त और सितंबर के, ऐसे मतलब मान लीजिए मिड में, एक ये स्पेशल सेशन था, ये बॉम्बे में हुआ था, ठीक। तो उसके जो उस टाइम के मतलब बॉम्बे सेशन के जो इसके प्रेसिडेंट थे वो थे सैयद हसन इमाम, ठीक। और ये वाला जो स्पेशल सेशन बुलाया गया वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो आए थे उसके बारे में डिस्कशन और डेलिब्रेशन के लिए बुलाया गया। और उसके बाद जब कांग्रेस का जो एनुअल स्थापना दिवस होता है दिसंबर में, तब जो सेशन हुआ वो दिल्ली में हुआ और उसकी अध्यक्षता किया था मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। तो दोनों जगहों पे ये सेशन हो गया, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है हम वो चूज करेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट है। 1918 में 2 सेशन बॉम्बे और दिल्ली दोनों में। 46 है कि विच केबल ट्रांसमिट्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट बीम्स, है ना, प्रकाश पुंजों के रूप में कौन सा केबल जो है वो डेटा। तो चूंकि कंप्यूटर जो नेटवर्किंग होती है वहाँ पे ये केबल्स यूज होती हैं, सीरियल केबल, फाइबर ऑप्टिक, कोएक्सियल केबल और ईथरनेट केबल, है ना। तो फाइबर ऑप्टिक केबल जो होती है वहाँ पे जो डेटा होता है वो लाइट बीम्स के रूप में जाता है। और जैसे आपने पढ़ा होगा कि इसी प्रिंसिपल पे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो वाला कॉन्सेप्ट होता है वो लागू होता है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर डेटा लाइट बीम के रूप में जाता है। अब देखिए 47 में है कि इनेबलिंग ई गवर्नेंस थ्रू आईसीटी, है ना। आईसीटी का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इनेबलिंग ई गवर्नेंस थ्रू आईसीटी कंट्रीब्यूट्स टू, तो अब जैसे कि आईसीटी के थ्रू जो ई गवर्नेंस हम इनेबल कर रहे हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो सिटीजन्स में अवेयरनेस बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, गुड गवर्नेंस भी होगा, ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी होगी, है ना। क्योंकि आईटी के माध्यम से कोई भी हम सूचना लोगों तक पहुंचाएंगे, है ना, तो उसमें फास्ट होगा, है ना, डेटा जल्दी पहुंचेगा, इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुंचेगी। तो उससे सिटीजन हमारे अवेयर रहेंगे, गवर्नेंस भी अच्छा होगा और ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी बनेगी। तो हमारा ये तीनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है कि विच इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ द फाइल मेन्यू इन वर्ड प्रोसेसर, ठीक। तो अब देखिए सेव, न्यू, ओपन या फिर क्या है अंडू, ठीक। तो हमारा जो सही ऑप्शन है अंडू, है ना। मतलब जैसे कोई चीज़ आपने किया, जैसे मान लीजिए कोई डेटा लिख रहे हैं, अब वो एक लाइन आपने डिलीट कर दी, तो ये Ctrl+Z करते हैं तो अंडू हो जाता है, वो लिखी हुई लाइन वापस आ जाती है। तो ऑप्शन जो फाइल मेन्यू के अंदर ऑप्शन होता है वर्ड प्रोसेसर में, वहाँ पे अंडू का ऑप्शन जो है नहीं होता है, बाकी सेव, न्यू, ओपन, है ना। तो जो वो अब इसको अगर वर्ड प्रोसेसर आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जो उसका पैनल आता है फाइल मेन्यू वाला, उसके अंदर ये 3 सेव, न्यू और ओपन होंगे, अंडू वहाँ पे नहीं होता है। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो गया।
चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चन है कि द ऑप्शन टू कंबाइन 2 और मोर सेल्स टू फॉर्म अ सिंगल सेल इज, है ना, कौन सा ऑप्शन है। तो जैसे एक सेल बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक सेलों को मिलाने, तो जैसे मान लीजिए एक्सेल की कोई शीट होती है, ठीक, अब उसमें ऐसे ये सेल्स बनी हुई हैं। तो जैसे मान लीजिए ये देखिए, थोड़ा दिखाते हैं आपको, जैसे एक सेल ये हो गई, दूसरी सेल ये है, ठीक। तो अब जैसे मान लीजिए इन दोनों को हमें मिलाना हो, ठीक, तो जैसे इसको जैसे कि जब मिल जाएगी तो ये कैसी दिखेगी, कुछ ऐसी दिखेगी। इसके बीच की जो ये डंडी होगी यहाँ ये वाली, ये खत्म हो जाएगी। तो इसको खत्म करने के लिए हम कौन सा ऑप्शन इनमें से चूज करेंगे, ज्वाइंट सेल, मर्ज सेल, स्प्लिट सेल या फिर कंबाइन सेल, ठीक। तो इसका होता है ये मर्ज सेल, ठीक है। जब जैसे दोनों ये हमारी, जैसे ये देखिए ये सेल्स हैं हमारी, ठीक। अब जैसे हमें ये 2 सेल को मिलाना है तो हम ये 2 सेल को सेलेक्ट करके जब राइट क्लिक करेंगे माउस से तो मर्ज सेल का ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा हमें। ऑप्शन बी जो है करेक्ट। अब है कि 1 गीगाबाइट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज इक्विवेलेंट टू, तो 1 GB जो होता है तो ये किसके इक्वल होता है, ठीक है। तो इसमें होते हैं 1024 मेगाबाइट्स, है ना। तो ये हमारा डी ऑप्शन में, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक ये 50 क्वेश्चन सॉल्व किया गया है हमने आज, और आने वाले दिनों में क्वेश्चन और ऐसे सॉल्व करते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। जय हिंद।